जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्जुन गुप्ता आपका एक और फिर से स्वागत करता हूं एंड प्रेप के प्लेटफॉर्म पर। तो यहां पर हम लोग रेगुलरली यूपी पीसीएस सी सेट में मैथ एंड रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हैं जीएस पेपर 2 में। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग सेट लेकर आए हैं 2020 का 2020 का 2023 का 22 2021 का आपको सेट मिल गया होगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा, कंप्लीट क्वांट एंड रीजनिंग आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो उसको जाके देखिए। पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। कोई भी डाउट या कुछ भी लगता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे होगा कि आपको बाकी क्लासेस का भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। राइट, चलिए तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक बार आप सभी जुड़ जाइए, एक बार आप सभी बेटा फटाफट से जुड़ जाइए। स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलो एक बार आ जाओ भाई, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको क्लासेस का लिंक मिलता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको क्लासेस का लिंक मिल जाता है, पीडीएफ फाइल मिल जाती है विद सॉल्यूशन, और जो भी करंट न्यूज़ है, कोई भी अपडेट, आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। तो बाकी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। आज का सेशन यूपी पीसीएस सी सेट 2020 में क्वांट एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस का बहुत धमाकेदार तरीके से करने वाले हैं। एक ही क्लास में खत्म करेंगे, तो लास्ट तक बनी रहिए। हर एक प्रश्न का लुत्फ उठाइए, और क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलता है आप लोगों को, तो उसको पूरा कर जाइए। देखो मैं हर एक ईयर का करा रहा हूं, तो इतना कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ पेपर कैसा आता है, और उड़ा दोगे सेकंड्स में। बहुत शानदार अप्रोच से। और 2020 का पेपर आसान आया था, ठीक है। कोई ऐसा लंबा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं था, एक दो को छोड़कर, जिसमें आपको दिक्कत हो। कुछ भी याद करने वाली चीज नहीं थी। यहां पर अगर मैं ओवरऑल बात करूं, तो ओवरऑल बात करूं यहां पर रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे, रीजनिंग के आई थिंक 21 क्वेश्चन थे, एंड मैथ के एंड स्टैटिक्स मिला के, मैथ एंड स्टैटिक्स मिला के आपके 18 क्वेश्चन थे। इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन थे टोटल 39 आपके क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग के 21, मैथ एंड स्टैटिक्स मिला के आपके 18 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले, टोटल मिला के 39 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। तो सभी को हम लोग वन बाई वन सॉल्व करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो पहला प्रश्न आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा। क्या बोला गया है? बहुत आसान प्रश्न से स्टार्टिंग करी गई। क्या बोला गया है बेटा कि ये किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां है और नीचे से 29वां है, ठीक है। 6 छात्रों ने परीक्षा को छोड़ दिया और 5 छात्र उपस्थित ही नहीं थे, अनुत्तीर्ण थे, पेपर देने नहीं आए। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो पहले अगर मैं स्मिता की बात करता हूं, तो टोटल विद्यार्थियों की बात करता हूं जिन्होंने पेपर को दिया, वो कितने होंगे? स्टार्टिंग से 16 रैंक थी इसकी और लास्ट से 29 थी। तो स्टार्टिंग प्लस लास्ट माइनस कर देते हैं 1, तो टोटल जितने बच्चों ने पेपर दिया वो आपके निकल आएंगे। -1 क्यों करते हैं? बिकॉज जो स्मिता है वो स्टार्टिंग में भी काउंट हुई होगी, लास्ट से भी काउंट हुई होगी, 2 बार काउंट हो गई होगी, इसलिए -1 कर देते हैं। तो आप -1 करोगे तो 9 29 और 15 कितना आएगा? आपके आंसर 44 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, सॉरी। इसमें से क्या 5, हाँ 44 आ जाएगा आपका। 44, 30 और 46, 30 और 46, 45 में क्या 44, ठीक है। 9 6 15 का 5 कैरी हो गई 1, 2 और 1 3 और 1 4, और 45 में घटाएगा 44। तो 44 बच्चे तो बेटा ये आ गए आपके। लेकिन ये टोटल स्टूडेंट नहीं है, ये तो वो है जिन्होंने पेपर दिया। अब बोला गया है 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी और 5 अनुत्तीर्ण रहे। तो 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी और 5 छात्र अनुत्तीर्ण रहे, 11 लोग ये हो गए। टोटल मिला के कितने बच्चे हो गए? 55 स्टूडेंट हो गए, 55। तो यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। बोलो भाई अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न डायरेक्शन टेस्ट का। क्या बोला गया है? करा करिए, सभी प्रश्नों को करिए। कि रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया और 1 किलोमीटर चलने के उपरांत वह दक्षिण की तरफ मुड़ गया। तो यहां से अगर रवि ने चलना शुरू किया होगा, 1 किलोमीटर गया, उसके बाद वो पूरब यहां पर, यहां से दक्षिण में मुड़ गया, साउथ में। उसके बाद 5 किलोमीटर चलता है वो। कितना चलता है बेटा? 5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने के बाद कितना चलता है? 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, साउथ की तरफ। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चल रहा है। पूरब ईस्ट इधर होता है, और कितना चल रहा है? पहले से दुगना, 2 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है।
अंतिम बार वह उत्तर की तरफ गया और 9 किलोमीटर चल गया। 9 किलोमीटर का मतलब क्या होगा कि यहां से 5 से भी ऊपर, तो ये टोटल हो गया 9 किलोमीटर। कितना चल गया बेटा उत्तर की तरफ, यहां पर आ गया बेटा। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मिनिमम डिस्टेंस हमेशा बताते हैं, हवाई दूरी बताते हैं, है ना। ऐसा मत करने बैठ जाना कि 9 और 2 11, 5 16 और 1 17, ऑप्शन में भी नहीं है और होगा भी तो भी गलत हो जाएगा। हवाई दूरी यानी कि मिनिमम दूरी बताते हैं, यानी जो दूरी बतानी है आपको ये वाली बतानी है ना। ये कितना है, 1 दूरी बतानी है, ये वाली, ये डिस्टेंस आपको बतानी है मिनिमम दूरी। कैसे निकालते हैं, तो मुझे बताओ, जब ये 2 है तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी भी 2 होगी। ये कितना है, 1, ये कितना है 2, यहां पर लिख लो इसे, ये कितना है 2, तो टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे टोटल मिला के हो गया 3। ठीक है, ये पूरा 9 है, जबकि यहां से यहां तक ये 5 है, तो बेटा यहां से यहां तक कितना बचेगा, 4 बचेगा, है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब रेड कलर से मैं इसको सेट करके आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो ये जो बना आपका रेड कलर देखिएगा, ये जो बना आपका ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिस ऐसे मैं अलग से ले जाके आपको बता देता हूं जिसकी ये भुजा आपकी 3 है, ये 4 है, तो ये दूरी पूछी है। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट के बारे में पता होगा। तो कितना होता है, 3 4, तो हाइपोटेनस होती है 5। तो ये 3 है, ये 4 है, तो हाइपोटेनस कितनी होगी, 5। तो यही तो आपसे पूछा गया है, आंसर आ गया 5। सर ये ट्रिपलेट क्या होती है, कुछ बच्चे मैथ बैकग्राउंड में वीक होंगे, नहीं होंगे, तो 5 कैसे आता है। जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना बेटा, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, तो ये होता है बेस, ये होता है आप, ये होता है बेस, ये होती है हाइट, है ना, एल्टीट्यूड बोलते हैं, ये होता है हाइपोटीनस। ठीक है, हाइपोटीनस यानी कि कर्ण, ये होता है आधार, ये होता है आपका लंब, जिसको परपेंडिकुलर ऊंचाई बोलते हैं। तो हाइपोटीनस का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस का हाइट का स्क्वायर। तो आपको ये पता है यहां पर कितना दिया था, यहां पर दिया था बेटा 4, यहां कितना दिया था 3, और ये आपसे पूछा था। तो हाइपोटीनस का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 कितना हो गया 25, और स्क्वायर है, अगर उधर ट्रांसफर करोगे तो रूट 25 बन जाएगा, और रूट 25 का मतलब होता है 5। तो यही तो आया था। बट आपको ट्रिपलेट याद होंगी तो सवाल आसान बन जाएगा, ट्रिपलेट याद होगी तो सवाल आसान बन जाएगा। ये बहुत काम आती है ये वाली ट्रिपलेट, इसलिए बता रहा हूं आपको। ये 3 4 5 वाली ट्रिपलेट, 3 4 5, ये राइट एंगल ट्राइंगल में 3 4 और 5 हाइपोटीनस 90 के सामने वाली, अगर 4 और 3 में चेंज हो सकता है, लेकिन 5 हाइपोटीनस जो है 90 डिग्री के सामने होगी। ये काम कहां आएगी, इसी पेपर में बेटा 2 बार काम आई है, आपको 2 बार काम आई है, बताऊंगा अभी, इसलिए डिटेल में बता रहा हूं। इसका दुगना करोगे तो बन जाएगा 6 8 10, है ना। 3 गुना करोगे 3 3 या 9, 3 4 या 12 और 3 5 या 15। नहीं, ये सब आपको काम आती हैं बेटा। ठीक है, चलिए, तो अभी इसका आंसर आ गया 5। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोला गया था, अगला प्रश्न हर एक चीज को बता दूंगा बारीकी से, समझने के ऊपर है आप क्या समझना चाहते हैं। प्रॉपरली देखिए पूरा वीडियो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा हर एक चीज को बारीकी से। राइट, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो बोला गया है बॉडी, ईयर और माउथ, तो बात तो सही है, ठीक है। ईयर और माउथ दोनों अलग अलग चीजें हैं, कान और नाक, ईयर और माउथ दोनों अलग अलग चीजें हैं। मुंह से बोलते हैं, खाना खाते हैं, कानों से सुनते हैं, लेकिन दोनों ही शरीर का हिस्सा है बेटा, शरीर का हिस्सा है। तो आपका बन जाएगा ये सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कुछ सोचने वाली बात नहीं, ये बहुत प्यारा प्रश्न है बेटा, ये बहुत प्यारा प्रश्न है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बोला गया है 4 पुरुष ABCD और 4 महिलाएं WXYZ एक मेज के चारों तरफ एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। If 4 men ABCD and 4 women WXYZ are sitting around a table facing each other। ठीक है, तो देखो टेबल के बारे में बात नहीं की गई, तो टेबल को गोलाकार बना लो, आसान हो जाता है। टेबल को बना लो गोलाकार। अब गोलाकार बनाने से सवाल थोड़ा आसान हो जाता है। कैसे सर, इधर की तरफ मुंह करके बैठे एक दूसरे की तरफ, है ना। एक बात बोली गई है, कोई भी पुरुष और महिला
एक साथ नहीं बैठे, दो पुरुष और दो महिला पेयर बना के बैठे हैं। अरे पति पत्नी होंगे तो हस्बैंड वाइफ, ऐसा नहीं है कि दो बीवी एक साथ मिल गई तो भाई एक दूसरे की चुगली कर रही है, नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। अल्टरनेट में बैठे हैं, पहले आदमी फिर महिला, आदमी महिला आदमी महिला, बीच में ऐसा दो एक साथ महिला या दो एक साथ पुरुष नहीं होंगे, ठीक है। डब्लू बी के दाहिने तरफ बैठी है, डब्लू जो है बी के दाहिने तरफ बैठी है, तो बी को अगर मैं यहां बिठा दूं, कहीं भी बिठा दूं, इसके दाहिने तरफ बैठी है डब्लू, यहां बिठा दिया, है ना। एक बात बोली गई है, एक्स वाई के सामने, एक्स जो है वाई के सामने तथा ए के बाहीं तरफ बैठती है, एक्स जो है वाई के सामने तथा ए के बाईं ओर बैठती है। तो कहने का मतलब है, अगर यहां बात करूं, एक्स वाई जो है एक्स के सामने, एक्स के सामने है वाई, ठीक है सर, तथा ए के बाईं तरफ बैठी है, ए के बाईं तरफ, तो ए का बायां किधर होगा, अगर ए यहां बैठा होगा तभी तो इसका बायां इधर होगा, है ना, हाँ या ना बताओ जल्दी से, तभी तो होगा ए का बायां, ठीक है सर, अच्छी बात है। हाँ, सी जेड के दाहिने तरफ बैठा है, सी जो है जेड के दाहिने तरफ बैठा है, जेड के दाहिने तरफ, तो जेड को, अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इनको यहां स्थापित कर दूं तो मुझे एक बात पता है कि एक्स को मैं यहां नहीं बिठा सकता, क्योंकि डब्ल्यू और एक्स एक साथ हो जाएंगी, है ना। एक्स को यहां तो बिठा सकता हूं, बिठा सकता हूं, अगर एक्स को यहां बिठाला तो एक्स के सामने, एक्स के सामने कौन बैठेगा बेटा, वाई, एक्स के सामने कौन बैठेगा बेटा, वाई, तो अगर मैं एक्स को यहां बिठालता हूं, एक्स के सामने कौन बैठेगा बेटा, वाई, वाई, और वाई के बगल में कौन बैठेगा बेटा, ए। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर और कोई भी बैठेगा, क्योंकि वाई और डब्ल्यू एक साथ नहीं बैठेंगे, दोनों महिलाएं हैं, दोनों महिलाएं हैं। सवाल को समझिए, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है सर। अब एक बात बोली गई, अब एक बात कौन रह गया, सी जेड के दाहिने तरफ बैठता है, जेड के दाहिने तरफ, तो सी को कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 लोग रह गए हैं। सी जेड के दाहिने तरफ बैठता है, तो जेड को अगर मैं यहां बिठा लूंगा, जो कि बिठाल नहीं सकता, तो जेड कहां बैठेगा, यहां पर, और जेड का दाहिना कहां होगा, जेड का राइट इधर होगा, सी, ठीक है सर। बचा कौन बेटा हमारे पास, कौन बचा बेटा, डी, डी को यहां बिठा दो। तो पहले कंडीशन देखो, कहीं भी ए बी सी डी एक साथ तो नहीं दिख रहे, ए बी, बी के साथ एक का गैप हो गया सी, और सी के साथ डी नहीं दिख रहे, डब्ल्यू एक्स वाई जेड भी नहीं दिख रहे एक साथ, ठीक है सर। अब पूछा क्या गया है कि डी के दोनों ओर कौन बैठा है, तो डी के दोनों ओर कौन बैठा है, इधर डब्ल्यू है इधर वाई है, डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू एंड वाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, हाँ जी अगला प्रश्न, तो कभी भी ऐसी कोडिंग दे दी जाए, यहां देखो एक बात, 2 3 4 6, 2 3 4 यहां दे रहा है, 5 9 तो 5 9, तो इसका मतलब इसे बोलते हैं कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग का मतलब है, आप देखो 2 3, तो 2 3 की जगह क्या है, एनपी, तो 2 3 की जगह यहां भी क्या आएगा, एनपी, देखो 2 3 5 4 9, तो क्या आएगा बेटा, एन और पी। 5 तो सेकंड नंबर पर 5 है, और सेकंड नंबर पर यहां क्या है, टी। 4 तीसरे नंबर पर 4 है, क्या है बेटा, एस, और 9 की कोडिंग क्या है लास्ट में बेटा, एल। तो आप कहेंगे सर एन पी टी एस एल, एन पी टी एस एल, आंसर हो जाएगा सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना, समझ में आई बात की नहीं आई, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आकृति में मिसिंग नंबर को आपको बताना है, मिसिंग नंबर को बताना है। मिसिंग नंबर कैसे बताएंगे, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि छोटी छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या आ गई, ये छोटी छोटी संख्याओं से फिर ऑप्शन में बड़ी संख्या दे रहा है, इसका मतलब या तो गुणा हो रहा है, तो गुणा करके तो 21 आएगा नहीं बेटा, तो स्क्वायर वगैरह कहीं हो रहा होगा, तो स्क्वायर करिए, इन तीनों का स्क्वायर करिए, तो आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 16 प्लस 4 प्लस का 1, तो आप कहेंगे सर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, राइट। ऐसे यहां पर 5 का स्क्वायर 25, यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, एंड टोटल करोगे कितना आएगा, 5 और 9 9 18 का 8 कैरी हो गई 1, 3 और 6 9 98, यानी कि सेटिस्फाई कर गया लॉजिक, तो यहां लगा दीजिए। तो 6 का स्क्वायर 36,
7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ो 36 और 9 45, 45 और 45 90, 90 और 4 94 आएगा। कितना आएगा बेटा? 94 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया गया, बस हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिंग नंबर का एक और प्रश्न है बेटा, है ना, मिसिंग नंबर का एक और प्रश्न। तो लगभग देखा करो क्या हो रहा है, लगभग देखो क्या हो रहा है बेटा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन में जाओ, 4 7 से क्या हो रहा है, 7 से कितना आएगा, तो 18 से काउंट करो पहले, 18 से काउंट करो, 18 अट्टे, 18 अट्टे से कुछ बन रहा है? नहीं सर, ठीक है कोई बात नहीं, सामने से नहीं बन रहा तो इधर से देखो, 7 दूनी 14 प्लस 4, तो गुणा 2 प्लस 4, अगर ये फॉलो कर गया तो आपका काम बन जाएगा, गुणा 2 प्लस का 4, गुणा 2 प्लस का 4। ठीक है, यहां देखो 18 दूना 36 प्लस का 4, गुणा 2 प्लस का 4। ऐसे यहां पर 40 दूनी 80 प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा बेटा? 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा बेटा, 84। चेक करना चाहो तो 184 दूनी 168 में 4 जोड़ोगे 172, 172 दूनी 344 में 4 जोड़ोगे 348, फॉलो कर गया। कोई भी डाउट है कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, हर एक प्रश्न को बारीकी से समझना है। ए बी की बहन है बेटा, ए जो है बी की कौन है? बहन है, बी की बहन है, ठीक है। सी बी की मां है, तो सी बी की मां है तो ए की भी मां होगी। डी सी के पिता है, डी जो है सी के पिता है। मैं मेल के लिए ट्राइंगल और फीमेल के लिए सर्कल रख रहा हूं। ई डी की भी मां है, ई जो है डी की भी मां है, ठीक है सर। तब ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? तो मतलब ए डी की कौन लगेगी? तो ये मम्मी है, मम्मी के पापा नाना जी लगेंगे, और नाना जी की ए कौन लगेगी? पोती लगेगी या नातिन लगेगी? पोती मतलब ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर आपका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर डी कौन लगेंगे तो डी लगते बेटा नाना जी, ठीक है, मम्मी के पापा नाना जी। चलिए अगला प्रश्न, बहुत आसान था। 1 से 100 तक सभी संख्या लिखी जाए तो कितनी बार 3 आएगा? कितनी बार 3 आएगा बेटा? 20 बार आता है। अगर आपको नहीं पता तो देखो बेटा, इकाई के अंक पर आता है 10 बार, 10 बार आता है दहाई के अंक पर, है ना। कैसे? अरे इकाई के अंक पर कैसे आता है सर? तो देखो 3 13, 13 में आता है, 23 पर आता है, देखो ऐसे लिख लो, नीचे लिख लो, 3 में आता है, 13 में आता है, 23 में आता है, 33 में आता है, 33 में, 33 के बाद आता है बेटा आपका 43 में, फिर 53 में आता है 3, 63, 73, 83, 93 में आता है। इधर से बात करोगे तो इधर आता है बेटा आपका 30 में दूसरी बार, 30 ऐसे लिख लो, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो बेटा आप देखो इकाई के अंक में कितनी बार आया है? 10 बार। कैसे? 1 2 3 और एक बार यहां काउंट करो 4 5 6 7 8 9 10 बार इकाई के अंक पर आया। इकाई यूनिट डिजिट पर कितनी बार आया? 10 बार। और टेंस डिजिट पर दहाई अंक पर कितनी बार आया? तो काउंट करो 1 2 3, एक बार इसका 4 5 6 7 8 9 10 बार। टोटल मिला के कितनी बार आएगा? 20 बार, है ना। टोटल मिला के कितनी बार आएगा बेटा? 20 बार आ जाएगा 3 का अंक 100 तक लिखने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आयतन जैसे लीटर से संबंधित है, लंबाई मीटर से, दबाव बैरोमीटर से, अवरोध ओम से। तो बेटा इसका मतलब क्या है कहने का? इसका मतलब है बेटा तीनों में, चारों में देखो ध्यान से, आपका अलग हो जाएगा दबाव बैरोमीटर। क्यों? आयतन, आयतन का यूनिट होता है लीटर, वॉल्यूम निकालना है तो लीटर में निकालेंगे। लंबाई का यूनिट होता है मीटर, अवरोध का होता है ओम, सुना होगा हमने, ऐसे बनाते हैं ओम, साइंस सुना होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। लेकिन दबाव का यूनिट नहीं होता बैरोमीटर, दबाव को मापने का यंत्र होता है बैरोमीटर। तो ये तीनों मतलब ऑप्शन ए सी और डी, ये तीनों तो क्या है? ए सी डी तो है यूनिट एक दूसरे के, पहले दूसरी वाली पहले की। लेकिन जो बी ऑप्शन है ना, तो वो क्या है? एक यंत्र है, दबाव को, प्रेशर को मापने का यंत्र होता है। ये क्या होता है? यंत्र होता है। बाकी सब क्या है? ये यूनिट है बेटा, है ना। चलिए थोड़ा बहुत तो साइंस पढ़ा होगा बचपन में।
रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, कंडीशंस दे रहा है, रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, तो रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, ठीक है। पूनम रमा से उम्र में बड़ी है, पूनम रमा से उम्र में बड़ी है, सोनम पूनम से बड़ी है, तो सोनम पूनम से कैसी बड़ी हो जाएगी? हाउ कैन इट पॉसिबल? पॉसिबल है क्या? नहीं। तो पूछा क्या है? पहले दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है सर सत्य है। तो तीसरा कथन, अगर पहले दोनों सत्य हैं तो तीसरा सोनम पूनम से बड़ी नहीं हो सकती है, वो कह रहा है बड़ी, तो तीसरा क्या होगा? असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा। तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भाई। समझ आया? इज दैट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ तो अब बात करेंगे भाई इसकी। 2 से 3 बार, सॉरी 3 से गुणा करा 2 बार, यहां लिख लो देखो समझने के लिए। 3, 2, 6, 8, 18, 40 एंड क्वेश्चन मार्क। तो 2 से 3 से मैं गुणा करो 2 से 6 आ गया, 6 में गुणा करो 3 से तो 18 आएगा, तो 18 में गुणा करेंगे किससे? 4 से, तो 18 चौका कितना आएगा? आप कहेंगे सर 72 आएगा, तो 72 आएगा बेटा। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? आप कहेंगे सर 72 आ गया, 72। ऑप्शन में है क्या? ये रहा सर। अब दूसरा टर्म देखो, 2 चौके 8, यहाँ 4 का गुणा किया गया है, फिर यहाँ 5 का किया गया है। अगर आगे वाला पूछता तो 6 का करते, तो 6 का करते 240 आता, लेकिन पूछा नहीं गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन पूछा नहीं गया। चीजें समझ में आ रही है? कोई भी डाउट कैसा भी हो तो मन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है और अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है जिससे 8% का प्रॉफिट हो, तो बताइए कितना डिस्काउंट दिया गया? ऐसे सवालों को करने का आसान तरीका है कि कॉस्ट प्राइस मान लो बेटा 100 रुपए, 100 रुपए, और उसके अंकित मूल्य को 20% ज्यादा रखता है, तो 20% ज्यादा रखेगा, यानी कि 120 कर देगा। कितना कर देगा? 120। अब वह उतनी छूट दे रहा है जिससे उसे 8% का प्रॉफिट हो, तो बेच कितने में रहा है बेटा वो? 8% का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो कॉस्ट प्राइस पर होता है, लाभ और हानि दोनों ही क्रय मूल्य पर होते हैं। तो 100 रुपए पर अगर 8% का फायदा होगा, यानी कि 8 रुपए का फायदा होगा, तो कितने में बेचेगा? 108 रुपए में बेच देगा, 108 रुपए में बेच देगा। समझ में आया? 108 रुपए में बेच देगा। तो 100 रुपए की चीज अब 108 में बेची है, तो कितने रुपए का फायदा हुआ? 8 रुपए का, ठीक है। बोला क्या गया? तो डिस्काउंट कितना दिया गया? तो 120 रुपए पर 108 में बेचने पर कितने रुपए का डिस्काउंट है? 12 रुपए का डिस्काउंट मिलता है एमआरपी से, यानी कि 120 रुपए से इंटू 100। तो आप कहेंगे सर 10% का, 12 से 10% का डिस्काउंट यहां पर दे दिया उसको, 10% का डिस्काउंट यहां पर दे दिया गया है, राइट। 10% का डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा निकालते हैं एमआरपी पर और प्रॉफिट निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, प्लस की जगह डिवाइड, माइनस की जगह गुणा, गुणा की जगह प्लस और भाग की जगह माइनस रखा जाए, तो बेटा इसको बताइए क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो बताओ, प्लस की जगह भाग और भाग की जगह माइनस रखा जा रहा है। भाग की जगह माइनस, 6 माइनस, देखो 6 भाग 10 -4 गुणा 12 प्लस का 6, ठीक है। तो बोला गया प्लस की जगह डिवाइड, तो प्लस की जगह क्या रखोगे? डिवाइड 6, माइनस मीन्स गुणा, तो माइनस की जगह क्या रखोगे? गुणा, गुणा मीन्स प्लस और डिवाइड मीन्स माइनस। ये आ गया, इसको सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई? सबसे पहले देते हैं डिवाइड, तो डिवाइड दे दो, 6 दूनी 12, फिर कर दो गुणा, 6 माइनस का 40 प्लस का 2, 6 और 2 8, 40 में से जाएगा माइनस का 32 बचेगा, माइनस का 32, तो माइनस का 32 आपका आंसर आ गया। इजी था, कुछ भी नहीं था, आपको गुणा भाग करना था वैल्यू पुट करके। अगला प्रश्न, y बटे x बराबर 2 माइनस एक्स बटे वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो भाई एक बात बताओ, इसको इधर ले जाओगे, y बटे एक्स प्लस का x बटे वाई बराबर 2 है। भाई इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, वैल्यू पुटिंग मेथड।
है ना, वैल्यू पुटिंग मेथड। देखो क्योंकि आपको एलजेब्रा जब आप पढ़ते हैं ना डिटेल में बताया जाता है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा समझ लो, एलजेब्रा में बताया जाता है कि y प्लस 1/y बराबर अगर 2 है तो ये फिक्स होता है कि y की वैल्यू 1 होती है ना, ये एलजेब्रा में पढ़ाया जाता है। तो अगर मैं x बटे y को, अगर मैं y बटे x को कुछ भी मान लूं, y बटे x को m मान लूं, तो ये m हो जाएगा। और फिर ये क्या है, x बटे y इसका उल्टा है, तो m का भी उल्टा 1 बटे m हो जाएगा, बराबर कितना है 2। m बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, है ना। m बराबर कितना आ जाएगा 1। तो भैया m का मतलब क्या है, y बटे x, y बटे x की वजह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और x बटे y की जगह 1 बटे 1, यानी कि ये भी 1 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। तो ये रिजल्ट होता है, लेकिन हमें इतना 3-5 नहीं करना, ठीक है। हमें क्या समझना है, केवल वैल्यू पुटिंग मेथड समझाने की मैंने कोशिश करी, नहीं तो अदरवाइज इस सवाल को नहीं कर पाओगे, लॉन्ग हो जाएगा बहुत। वैल्यू पुटिंग मेथड ये होता है कि अगर मैं ऐसी वैल्यू यहां रख दूं जिससे सेटिस्फाई हो जाए, ऐसी वैल्यू रख दूं, सेटिस्फाई होना चाहिए इक्वेशन, और कोई कंडीशन को फॉलो ऐसा ना हो कि नॉन डिफाइंड बना दे, इनफाइनाइट। तो अगर मैं x और y की वैल्यू दोनों की 1 रख दूं, तो 1 बटे 1 1 प्लस 1 बटे 1 1, 1 और 1 कितना होगा 2, यही तो चाहिए था। तो यानी कि x का मान 1 और y का मान 1 दोनों फॉलो कर गया। तो यहां भी वही रख दो, तो यहां रखोगे बेटा 1 का क्यूब 1, 1 और 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का क्यूब 1, तो ये कितना हो गया 2/2, कितना आ जाएगा बेटा, आप कहेंगे सर 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, 1 विल बी द करेक्ट आंसर, 1 विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए मुझे एक बार, समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। ए एवं बी दो समुच्चय हैं, ए और बी दो समुच्चय हैं। ए में 10 सदस्य हैं और बी में 18। ए यूनियन बी, बी से तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। देखो पहले इस साइन का मतलब समझिए, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है सर, यूनियन का मतलब होता है चीजों को मिला के रखना, है ना, मिला के रखना, सब कुछ आ जाए उसमें, सब कुछ। तो मतलब ए भी आ जाए इसमें, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को मिलाकर, तो ए भी आ जाए बी भी आ जाए। तो जब ए और बी दोनों आए होंगे तो कुछ पद उसमें कॉमन भी हो सकते हैं, तो उन कॉमन वाले को उठाने के लिए हम कॉमन वाला माइनस करते हैं, है ना। और कॉमन वाला माइनस करने का मतलब है, कॉमन का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो कॉमन का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए कॉमन बी। तो ए और बी में कॉमन घटाने के लिए क्या रखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, है ना ये। तो अब आप बताइए मुझे, वैल्यू रख दो। ए यूनियन बी दे रहा है 20, ए में कितने सदस्य हैं 10, बी में कितने 18, ये पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी। तो टोटल कितना हो गया 28, उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा बेटा, बराबर माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मान आ जाएगा बबुआ 8। कितना आ जाएगा 8। आसान प्रश्न था, चीजें आनी चाहिए, स्टैटिक्स का आसान सा प्रश्न। नेक्स्ट, हाँ जी, ज्योमेट्री का छोटा सा सवाल कि एक समचतुर्भुज की विकर्ण जो है 32-24 है, उसका परिमाप। तो देखो सवाल तो बहुत आसान है, छोटा सा है, लेकिन इससे ये मालूम पड़ गया कि हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें समचतुर्भुज, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रोम्बस, इसकी जानकारी नहीं है बिल्कुल भी, तो इस सवाल को आप नहीं कर सकते। छोटा सा है, समझ लो, सवाल को नहीं कर सकते, इस बात को भी मानिए। रोम्बस मैंने बनाया इस तरीके से। रोम्बस की कंडीशन क्या होती है पहले वो समझेंगे हम लोग, ठीक है। रोम्बस की कंडीशन क्या होती है ना, क्या रोम्बस स्क्वायर होता है। देखो स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क होता है, दिख रहा है ना आप लोगों को। स्क्वायर होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और इसके डायगोनल यानी विकर्ण भी 90 डिग्री पर काटते हैं। ये तो होता है आपका स्क्वायर। सर रोम्बस क्या होता है, तो रोम्बस की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं बेटा, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसके भी डायगोनल 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन फिर फर्क क्या है सर, तो फर्क ये है इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो या ना हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है
नहीं भी हो सकता। ये फर्क है रोम्बस में और स्क्वायर में। स्क्वायर का होगा ही होगा, इसका जरूरी नहीं है। तो बोला गया है और इसके दोनों डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट भी करते हैं, मतलब समद्विभाजित भी करते हैं, एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री का लिखना इतना जरूरी नहीं है, एक जगह लिख लो। ठीक है, तो एक रोम्बस का डायगोनल है 32, तो ये पूरा 32 है, तो ये 16 16 हो जाएगा, ये 16 है, ये 16। दूसरा है 24, तो ये 24 24 हो जाएगा, ये 24 ये 24। तो इस वाले को ले लो केवल बेटा, इस वाले को, इस वाले को, है ना, कितना है 16, 24 है तो कितना हो जाएगा 12 12 हो जाएगा ना, ये 12 12, आधा आधा कर दो 12 और ये 12। तो अभी ट्रिपलेट लिखाई थी 3 4 5, इसका 3 गुना करो, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 गुना करो भाई, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है ना, तो ये 16 है ये 12 है, 16 12 है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस कितना होगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 20, है ना, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से, ट्रिपलेट की वजह से। तो जब ये 20 है तो रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो सर ये भी 20 होगी, सर ये भी 20 होगी, सर ये भी 20 होगी। और परिमाप पेरीमीटर क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल। तो 20 को जोड़ोगे 20 40 60 80, कितना आ जाएगा 80 80। छोटी सी बात थी, मैं थोड़ा डिटेल में समझा दिया जिससे आपको आगे गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है बेटा कि दो चर y और x निम्नलिखित प्रकार हैं कि y बराबर 5x प्लस का 4, x का समांतर माध्य 10 है। देखो समांतर माध्य क्या होता है, अरिथमेटिकल मीन क्या होता है कि टोटल, किसी भी चीज का टोटल बटे नंबर्स। तो केवल x का समांतर माध्य 10 है, तो x का समांतर माध्य 10 है, मतलब 10। संख्या कितनी है x, केवल एक ही संख्या है x, और नंबर कितने एक, तो यहां x का मान भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा डायरेक्टली। x का मान कितना हो जाएगा 10, ठीक है सर, x का मान भी क्या हो जाएगा 10। तो y का मान पूछा गया है, तो पूछा क्या गया है, मीन ऑफ y विल बी, अर्थमेटिकल मीन, तो y का माध्य कितना होगा, मतलब y का मान पूछा गया है। तो y बराबर कितना है बेटा 5x प्लस का 4, 5x का मतलब 10 प्लस का 4, तो 50 और 4 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54। y का मान कितना हो जाएगा भाई 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, प्रथम 20 धनात्मक संख्याओं का माध्य क्या होगा, माध्य एवरेज की तरह मान के चलिए एवरेज तो n इवन संख्याओं का, इवन नंबर्स का एवरेज या मीन माध्य हमेशा होता है n+1, n+1, ठीक है। तो कितनी संख्याएं हैं 20, तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। अगर 50 संख्याएं होती तो कितना होता 51, 100 संख्याएं होती तो 101, 200 संख्या होती 201, किनका, सम संख्याओं का। सर सम की जगह अगर विषम होता, इवन की जगह अगर ऑड होता, तो जितनी संख्याएं उतना ही होता है। अगर मैं ऑड की बात करता हूं, n ऑड नंबर्स का, विषम संख्याओं का मीन, तो वो n ही होता है, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो, n ही होता है। लेकिन हमसे इवन का पूछा तो कितना हो गया 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न, एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है, ठीक है, फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है, मेरे भांजा, मेरा भांजा लगेगा मेरे दीदी जी का लड़का, बहन का लड़का, है ना, भांजा लगेगा। उसकी नानी, उसकी नानी मतलब उस लड़के की, मतलब भांजे की मम्मी मतलब मेरी बहन की मम्मी, मतलब मेरी माँ हो गई, वो कौन हो गई, मेरी माँ हो गई, उसकी नानी है, ठीक है। तो मतलब मेरी माँ के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पर। तो फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है, तो भाई मेरी माँ है तो मेरी बहन की भी माँ होंगी, तो मेरी बहन की माँ होंगी, तो भैया माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, माँ चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, महासागर, प्रशांत महासागर और द्वीप और क्या, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होगा, खास करके जो बच्चा जिसका ज्योग्राफी अच्छा था, है ना। चलो मेरा तो नहीं है लेकिन फिर भी बता ही दूंगा आप लोगों को। एक बात समझिए,
महासागर का नाम है प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर। प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर। तो द्वीप की बात करी जा रही है, तो द्वीप में भी ऐसा द्वीप चाहिए जो सबसे बड़ा द्वीप हो। तो पहली बात, आयरलैंड और नीदरलैंड ये दोनों तो देश है बेटा, द्वीप नहीं है। ग्रीनलैंड और बोर्नियो दोनों ही लैंड द्वीप है आपके, है ना, ग्रीनलैंड और बोर्नियो। लेकिन जो बोर्नियो है ना, दुनिया का, वर्ल्ड, दुनिया का थर्ड बिगेस्ट या लार्जेस्ट द्वीप है ये बेटा, है ना, थर्ड लार्जेस्ट द्वीप है, या आइसलैंड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो बोर्नियो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो सर पहला सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड। तो इस प्रश्न का आंसर ग्रीनलैंड होगा। बहुत सारे बच्चे बोर्नियो भी लगा के आए थे। बोर्नियो द्वीप तो है लेकिन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। हालांकि ये एक देश भी है लेकिन द्वीप भी है। और दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। राइट, चलिए नेक्स्ट। थर्ड आइसलैंड कौन सा है? ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मेंढक, बाज, टिड्डा, सांप, घास, क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले भैया घास आएगी। घास, घास को खाएगा टिड्डा, 3। टिड्डे को खाएगा कौन? मेंढक। मेंढक को खाएगा सांप, और सांप को खाएगा बाज। 53 142, 53 142, 53 142 आपका क्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ये बढ़िया प्रश्न है भाई, ये बढ़िया प्रश्न होता है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है। पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मीटर फिसलता है। इस तरह समय में कितने समय में वह खंबे पर शीर्ष पर पहुंच जाएगा? तो मुझे एक बात बताओ, 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ना है उसे, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। तो पहले मिनट में अगर वो 2 मीटर चढ़ता है प्लस अगले मिनट में, यानी नेक्स्ट मिनट में, 1 मिनट में, अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। तो इन 2 मिनट में कितना काम हुआ बेटा? केवल 1 मीटर चढ़ पाया, 1 मीटर चढ़ पाया प्लस। ठीक है सर, हाँ या ना? अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 12 मीटर चढ़ाना है, 2 मिनट में 1 मीटर, तो 12 का गुणा यहाँ करो, 12 मीटर को चढ़ाने में 24 मिनट लग जाएंगे। और कभी कभी तो ऑप्शन भी पहला ही दे देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब ये खंबा है ना, अभी इसमें 2 मिनट में 1 मीटर में क्या है कि एक बार चढ़ रहा है फिर उतर रहा है, फिर चढ़ रहा है फिर उतर रहा है 1 मिनट। लेकिन जब फाइनली यहाँ बैठ जाएगा तो उतरने का टाइम नहीं काउंट होगा, क्योंकि बैठ गया तो फिर उतरेगा नहीं वो, तो वो समय डायरेक्ट करने पर गलत हो जाता है। तो हमें करना क्या होता है ऐसे सवालों में, जो पॉजिटिव वाला है ना उसे माइनस करके मानिए। तो पॉजिटिव वाला 2 मीटर, मान लो 12 में से ये 2 घटा दो, 10 मीटर का खंबा है, केवल 10 मीटर का खंबा है। तो जब 2 मिनट में 1 मीटर, तो 10 मीटर चढ़ने में उसे समय लगा होगा 10 दूनी 20, 20 मीटर, 20 मिनट का। तो 20 मिनट में 10 मीटर चढ़ जाएगा वो। अब अगले मिनट फिर चढ़ने की बारी आई, तो अगले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ेगा, अगले 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ा। तो क्या अब वो उतरेगा? क्योंकि जब पहुंच गया मुकाम पर, टोटल 12 मीटर हो गया, टोटल 12 मीटर हो गया बेटा, तो अब उतरेगा नहीं। जब एक बार पहुंच जाएगा ऊपर तो उतरेगा नहीं, तो अगले मिनट उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ी। टोटल कितना समय हो गया? 21 मिनट हो गया। 21 मिनट विल बी द करेक्ट आंसर। 21 मिनट विल बी द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है जी, अगला सवाल। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस डायग्राम? इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल हैं आपको बताना है। बहुत प्यार से आराम आराम समझा रहा हूं, कोई भी डाउट हो पूछिए। पानी लाओ, बताइए बेटा एक बार। देखो देखो ध्यान से, त्रिभुज की संख्या बस आपको ये पता होना चाहिए, इस आकृति में 3 त्रिभुज होते हैं और इस आकृति में 5 त्रिभुज होते हैं। 5 त्रिभुज होते हैं, है ना, 1 2 3 4 और एक बड़ी वाली में 5। ठीक है, तो देखो इस वाली में 3, फिर ऐसे ही इस वाली में 3, और ऐसे ही इस वाली में 3 बेटा, 9।
और इस बीच वाली में कितने, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, 5 इस बीच वाली में। और सबसे बड़ा काउंट हो गया क्या सर, नहीं, सबसे बड़ा वाला ये वाला 5, एक इसमें, तो 3 3 6 9 5 14 और एक 15, टोटल 15 ट्राइंगल हो गए। कितने ट्राइंगल हो गए, 15, 15 ट्राइंगल हो गए। ठीक है, 15 ट्राइंगल आपके काउंट हो गए। समझ में आया, समझ आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया प्रश्न था, थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। बताइए, पाई चार्ट की बात करी गई है। एक वृत्त चित्र में विभिन्न वृत्त खंडों का अनुपात समानुपात होता है, किसके? वृत्त चित्र मतलब पाई चार्ट। तो एक्चुअल में पाई चार्ट आपने देखा होगा, पाई चार्ट आपने देखा होगा बेटा। तो कैसे बनता है, ये सर्कल है आपका, इसमें मानिए यहां से मैंने बनाया ऐसे, ठीक है, मान लो मैंने ये बना दिया ऐसे, ये बना दिया ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे तो बनता है पाई चार्ट, हाँ या ना? देखा है ना हमने पाई चार्ट। तो मान लो इसको मैंने कोई एंगल दे दिया, एंगल दे दिया मैंने, मान के चलो ये दे दिया मैंने 120, इसको दे दिया मैंने आपका 80 डिग्री, तो कितना हो गया 200। इसको दे दिया 60 डिग्री, 260। इसको दे दिया 50 डिग्री, इसको दे दिया 25, 25, तो टोटल मिला के कितना हो गया? ये डिग्री में है, डिग्री 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 है ना, एंगल बनते हैं टोटल। तो 120 और 80 200, 260, 260 और 100 360 है ना। वैसे मैं ये तो केवल समझाने के लिए बनाया, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो समझ नहीं पाओगे इसको। तो पाई चार्ट कैसे बनता है, और पूरा पाई चार्ट होता है ओवरऑल 360 डिग्री का। तो बोला गया है एक वृत्त चित्र में विभिन्न वृत्त खंडों, वृत्त खंड का मतलब होता है ये वृत्त के खंड टुकड़े हुए, मान लो ये 120 डिग्री का है, एक वृत्त खंड हो गया, दूसरा 25 डिग्री का दूसरा वृत्त खंड हो गया, तीसरा फिर 50 डिग्री का एक वृत्त खंड और हो गया, है ना। इन वृत्त खंडों का अनुपात किसके समानुपात होता है? कहने का मतलब है इनका अनुपात किसके बराबर होता है? तो वृत्त खंडों के कोण के बराबर होता है। कैसे? अरे मुझे बताओ, इन वृत्त खंडों को मैं बढ़ाऊंगा, बड़ा करूंगा तो ये इसका एंगल बड़ा हो जाएगा, इसको कम करूंगा तो इसका एंगल कम हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, हालांकि वृत्त खंडों का नहीं, वृत्त खंडों के क्षेत्रफल की बात करी जानी चाहिए, वृत्त खंड के क्षेत्रफल की। क्योंकि अगर मैं इस वृत्त खंड को बढ़ाऊंगा, मान लो 120 की जगह मैंने बढ़ा दिया, इसको हटा के 120 की जगह मैंने इसको 145 कर दिया, इसको मैंने यहां से हटा के, समझना, इस वृत्त खंड को मैंने हटा के यहां से ये पूरा कर दिया 145 का, तो मैंने क्या बढ़ा दिया? एंगल बढ़ा दिया। एंगल बढ़ाने पर इसका पूरे का एरिया भी तो बढ़ गया, तो एंगल बढ़ाने पर इस पूरे का एरिया भी तो बढ़ गया बेटा। तो यानी कि कहने का मतलब है जो एंगल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो वृत्त खंडों का क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल्स के। क्षेत्रफल लिखा होना चाहिए या लिखा नहीं था, है ना? तो आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं लिखा था, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो एंगल ऑफ सेक्टर्स, और ये ऑप्शन में गलत दे दिया कि एरिया, एरिया, ठीक है, गलत था, बच्चे इसको टिक लगाया लेकिन गलत था बेटा। नेक्स्ट, बहुलक बताना है, बहुलक मतलब बारंबारता, है ना, मोड, मोड बताना है, जो बारंबारता जिसकी ज्यादा है, रिपीटेशन ज्यादा है, जो बार बार आ रहा है, उसको मोड बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है बेटा इसमें? 10। कितनी बार है? आप कहेंगे 10 है आपका 1 2 3 बार, 1 2 3 बार, है ना। तो भाई 10 तो है नहीं। फिर 11 देखना कितनी बार है? 1, केवल 1 बार है। 16 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा 16 ही दिख रहा है। जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है, जो रिपीटेशन ज्यादा होती है, वो मोड होता है। सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है? 16, तो 16 ही मोड हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या बताइए, लुप्त संख्या बताइए, लुप्त संख्या बताइए। तो आप कहेंगे सर यहां 60 का 3 गुना किया गया है, फिर आधा कर दिया गया है, 90 180 का आधा, फिर इसका 3 गुना किया गया है, तो फिर इसका आधा करोगे, आधा तो 100 270 का आधा कितना आएगा? 135 आएगा बेटा, 135 आएगा। और इसका फिर 3 गुना करोगे 405 आ जाएगा। तो यानी आंसर हो गया डी। आसान था बेटा, ये बढ़िया सवाल था। ऑप्शन से भी उठा सकते हो और बेसिकली भी बता दूंगा कि पिता की उम्र उसके 2 पुत्रों की उम्र के योग की दुगनी है। 20 वर्ष के बाद पिता की आयु दोनों पुत्रों के योग के बराबर हो जाएगी, ठीक है।
तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो मुझे बताओ पिता की आयु 20 वर्ष के बाद दोनों पुत्रों के योग के बराबर। ऑप्शन से करोगे तो पहला ऑप्शन अगर मानूं मैं 40 साल है पिता की उम्र, पिता की प्रेजेंट उम्र अगर 40 साल है, ऑप्शन से ब्रेक करूं 40 साल, तो आफ्टर 20 ईयर पिता की उम्र 60 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 60 साल हो जाएगी, आया ना। तो ये जो आयु है दोनों पुत्रों के योग के बराबर है। दोनों पुत्रों का योग मान लिया x + y बराबर, इनका पुत्रों का योग भी कितना होगा, 60 होगा। सवाल में बोला गया है पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की दुगनी है, 2 पुत्रों की। तो देखो दोनों पुत्रों का योग 60 साल है, लेकिन 20 साल पहले इसकी भी उम्र 20 साल कम होगी, इसकी भी 20 साल कम होगी, टोटल मिला के 40 साल कम होगी। तो 20 साल पहले दोनों पुत्रों की आयु का योग 20 साल होगा। पिता की आयु थी 40, तो कितना ज्यादा है, दोनों पुत्रों की आयु के योग से दुगनी है। दोनों पुत्रों की आयु के योग से दुगनी है, यस सर दुगनी है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका आंसर हो गया पहला ही। लेकिन ये तो लक वाई चांस था कि पहला ही ऑप्शन आपको आंसर मिल गया, लेकिन नहीं होता डी होता तो फिर टाइम लग जाता। तो बेसिकली कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बेसिकली कैसे करेंगे। तो बेसिकली बेटा मैंने माना पिता की उम्र जो है, पिता की उम्र फादर की उम्र जो है बेटा m है और m ईयर है, और बेटों की उम्र कितनी है सन, x + y है। दोनों की उम्र का टोटल मान लिया x + y है। बोला गया है उसके 2 पुत्रों की आयु का योग की दुगनी है उसके पिता की आयु, बराबर कर दो। दूसरी बोला गया 20 वर्ष पश्चात, तो 20 वर्ष बाद पिता की आयु में 20 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, बराबर दोनों की आयु के योग के बराबर। दोनों की आयु, इसकी भी 20 साल बढ़ेगी, इसकी भी 20 साल बढ़ेगी, दोनों का योग 40 साल बढ़ जाएगा। अब ये बराबर हो गए, है ना, अब ये बराबर हो गए। तो आप कहोगे सर क्या, आप कहोगे m का मान क्या पूछा है, हाँ m बराबर 40 इधर जाएगा बेटा तो माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर x + y। तो यानी दोनों पुत्रों की आयु का योग आ गया m - 20। यहां रख दोगे बेटा, सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा m बराबर 2, और x + y की जगह क्या रखोगे, m - का 20 सॉल्व कर ले बेटा। तो 2m 20 दूनी 40, m बराबर 2m - का 40, m इधर जाएगा 40 इधर जाएगा, तो m की वैल्यू क्या बचेगी, m की वैल्यू बचेगी 40। और यही तो पूछा था बेटा आपसे। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन समझ में आ गया होगा, आसान था। ऑप्शन से करोगे तो बस यही है कि अगर ये ऑप्शन हुआ तो टाइम खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि ये वर्ड जैसे इससे संबंधित है, ये किससे संबंधित होगा। तो सिंपल सा फंडा है भाई, ई के बाद आता है एफ +1 किया गया है, ई के बाद आता है +1 किया गया है, जी की कोडिंग होती है 7, आई की 9 होती है तो +2 किया गया है, आई की कोडिंग होती है 9, एल की होती है 12 तो +3 किया गया है, के की कोडिंग होती है 11 और इसकी 15 तो +4। मतलब कहने का मतलब +1 +2 +3 और +4 ये किया जा रहा है ना। तो ऐप की कोडिंग होती है बेटा कितनी, 6 में +4 करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 का मतलब होता है जे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा तो जी है ही है, फिर जे में 3 प्लस करोगे 10 होती, 10 में 3 प्लस करोगे 13 आएगा, यानी एम आएगा, और एक ही ऑप्शन में है, खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में ऐसे कितने 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। जिनसे पहले 4 ऐसे कितने जिनसे पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं हो, मतलब 74 का पेयर तो बने लेकिन बाद में 3 नहीं हो, 74 का पेयर तो बने लेकिन बाद में 3 नहीं हो बबुआ, है ना। तो 74 देखो, एक ये बन रहा है, इसमें 3 है क्या, बाद में नहीं है सर। एक ये बन रहा है सर, 2 हो गए। तीसरा ये बन रहा है सर, 3 हो गए। और एक ये बन रहा है सर, लेकिन इसमें क्या है, बाद में 3 है, तो ये काउंट करेंगे, नहीं करेंगे सर। एक ये बन रहा है सर, तो टोटल देखो बन तो 5 रहे हैं लेकिन इसमें बाद में 3 है और 3 की मना किया गया है, तो बचेंगे कौन से, 1 2 3 और 4 पेयर आपके बचेंगे, 4 पेयर बचेंगे आपके, जिनसे पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। राइट, बताइए, ऐसा सवाल हर एक सेट में आता है भाई, प्रीवियस ईयर से फायदा ही यही है, आपको फॉर्मेट पता रहता है। ये सेट हर पेपर में आता है, हर पेपर में आता है। ठीक है, आसान है बेटा। ठीक है, चलिए
अब कोई बहुत हार्ड, इतना आसान पेपर है, बेसिकली बच्चा किसी भी छोटे एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है ना, पुलिस की भी तैयारी कर रहा है, जीडी की तैयारी कर रहा है एसएससी में, तो भी कर देगा। पूरे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन वही हैं, बिल्कुल बच्चों वाले हैं, कुछ था ही नहीं पूरे पेपर। लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है बाई ओर से 10वें पर है और बी दाई ओर से 9वें पर। एक पंक्ति है बेटा लड़कों की, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। ए बाई ओर से 10वें पर है, तो ए कहां पर है 10वें पर, और बी जो है बाई ओर से दाई ओर से 9वें पर है, यहां से 9वें पर है बी। तो इससे पहले कितने लोग होंगे, 8 लोग होंगे, और इससे पहले कितने लोग होंगे बेटा, 9 लोग होंगे। अब बोला गया है जब दोनों अपने स्थान को चेंज कर दें, दोनों लोग अपने स्थान को इंटरचेंज कर दें, तो ए यहां पर आ जाएगा और बी यहां पर आ जाएगा बेटा। तो ए बाईं ओर से 15वां बन जाता है, तो ए यहां से यहां तक 15वां बन गया। कितना बन गया, 15वां। यहां से यहां तक कितने लोग हो गए, 15, और 8 इससे पहले थे, तो 15 + 8 कितना आंसर आ जाएगा, 23 आंसर आ जाएगा, 23 आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, खत्म। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा प्रश्न था, कंफ्यूज भी करेगा बच्चों को, लेकिन इंग्लिश में पढ़ोगे थोड़ा इजी लगेगा आपको। कोई भी व्यक्ति जाएगा, सबसे पहले कहीं भी प्रोग्राम कर रहे हो कुछ भी है, सबसे पहले क्या करेगा, अपना इंट्रोडक्शन देगा, परिचय देगा। क्या देगा बेटा, सबसे पहले अपना परिचय देगा। परिचय देने के बाद सबसे पहले उसने अपना परिचय दे दिया, नहीं अच्छा, परिचय देने से पहले तो आया है ना, ये और दे रहा है ऑप्शन यहाँ पर, है ना, आगमन हुआ है उसका, सबसे पहले वो एंट्री मारेगा। अगर आप किसी स्टेज पर प्रोग्राम कर रहे हो, मान लो सबसे पहले उसने एंट्री मारी, एंट्री मारने के बाद उसने परिचय दिया, परिचय दे दिया, एंट्री मारी, परिचय दे दिया। अब वो अपना जो भी प्रोग्राम उसे करना है, भाषण देना है, कोई स्पीच देना है या डांस करना है, जो भी करना है, वो अपनी प्रेजेंटेशन पेश करेगा, अपनी प्रेजेंटेशन पेश करेगा, है ना, या कोई पीपीटी को पेश करना है, कुछ भी करना है, पेश कर दिया, प्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद चर्चा होगी उस बारे में, सब बातचीत हो जाएगी, सब बातचीत हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा, उस पर आप रिकमेंडेशन लगा सकते हैं, संतुष्टि या सिफारिश लगा सकते हैं, सिफारिश बोल सकते हैं उसको, बाद में तो लगती है भाई जुगाड़, है ना। आंसर हो गया ए, बताओ आंसर हो गया ए, खत्म। नेक्स्ट, 3 आदमी या 7 औरत एक काम को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। 7 आदमी और 5 औरत उस मिलके कितने, उससे दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखो 3 आदमी और है, या मतलब या है 7 आदमी 7 औरत, तो 3 आदमी या 7 औरत काम करेंगे, उस काम को 32 दिन में कर देंगे। 3 आदमी करें तो भी 32 दिन में कर रहे हैं, 7 औरत करें तो भी 32 दिन में कर रही है बेटा। तो ये बराबर होगा, 32 से 32 खत्म। एम के सामने एम की वैल्यू और डब्ल्यू के सामने डब्ल्यू की वैल्यू बेटा। तो ये आ गया इनकी क्षमता का रेशियो, कि भैया आदमी अगर एक बार में 7 ईंट लगा रहा है तो औरत एक बार में 3 ईंट लगाएगी। तो यहां से निकाल लीजिए टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, चाहे इसमें रख दो आदमी की क्षमता, चाहे औरत की इसमें रख दो, टोटल काम बराबर आएगा। तो टोटल काम कितना है 3, एम की जगह क्या आएगा बेटा 7 × 32, टोटल काम आ गया ये, है ना, गुणा करने की जरूरत नहीं है ना, टोटल काम आ गया ये, ठीक है सर। पूछा क्या गया है, तो 7 आदमी और 5 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, समय पूछा गया है, समय। तो टोटल काम तो ये है, लेकिन इतना नहीं करना, इससे भी दुगना काम करना है, इससे ट्वाइस दुगना काम करना है। कितना करना है, दुगना काम करना है। इससे दुगने काम को कितने समय में करेंगे, 7 आदमी, तो एक आदमी एक दिन में करता है 7 काम, तो 7 आदमी कर देंगे 49 काम, प्लस 5 औरत, एक औरत करती है 3 काम, तो 5 औरत करेंगी 15 काम, टोटल मिला के कितना हो गया 64 काम हो गया। कितना हो गया 64 काम। अब इससे एवरेज लगा लो भैया कितना दिन लगेगा, इससे एवरेज लगा लो, सॉल्व करके कितना समय लग जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे, 32 दूनी 64, 2 से 2 खत्म, 7 या 21, तो 21 दिन लग जाएंगे बाबू इस काम को खत्म करने में, 21 डे। समझ में आ रहा है यहां तक, एकदम बताओ मुझे, क्वेश्चन हो गए 33, समझ में आ रही है यहां तक कहानी। अगर यहां तक आप क्लास देख रहे हैं यानी कि मजा आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं एग्जाम में, ऐसे ही प्रश्न रिपीट होते हैं बेटा। तो प्रैक्टिस सेट,
प्रीवियस ईयर पेपर का, बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये 2020 का है, 2023 का, 2022 का, 2021 का और 2020 का, चारों आपकी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। और आगे भी इस तरह बैक जा रहे हैं हम लोग, फिर 2019 का आएगा, 18 का आएगा, 17 का आएगा, तो आपको सारे क्लासेस का मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया आपके लिए रिवीजन का सोर्स मिल जाएगा। कहीं भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की जरूरत नहीं, सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं, 1 घंटा बैठो पूरा एक सेट रिवीजन, दूसरे दिन दूसरे घंटे बैठो पूरा सेट का रिवीजन, ठीक है, खत्म। 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतने स्पीड और इतनी स्पीड से जा रही हैं, मिलने के बाद वो कितने समय में पार करेंगी। जब 2 ट्रेन एक दूसरे की तरफ जाती हैं तो स्पीड कम लगेगी, तो प्लस हो जाती है, चाल क्या हो जाती है, प्लस। तो समय पूछा गया है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या होती है, जब 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी, इनकी लंबाई ही जुड़ के दूरी बन जाती है। एक दूसरे को पार करेंगी, पहले वो उसकी दूरी चलेगी, दूसरी फिर दूसरी की दूरी चलेगी। तो 127 प्लस का 98, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है, 35 और 55, ये भी जुड़ जाएगी बेटा, 35 और 55। यहां देखो एक बात, 55 और 35, 55 और 35, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है। किसका गुणा करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं, हाँ या ना। 50, 30, 80 और 90, 90 कटेगा इससे 5 बार, 5 पंजे 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी बेटा, 25 मीटर पर सेकंड। तो यहां भाग दे दो 25 का, जोड़ोगे तो आएगा 225/25, तो कितना समय आ जाएगा, आप कहेंगे सर 9 सेकंड, 9 सेकंड आ जाएगा भाई, 9 सेकंड, 9 सेकंड आ जाएगा आपका आंसर, 9 सेकंड। बताओ जी हाँ या ना, ठीक है। समझ में आ रही कहानी, बोलो भाई, समझ में आ रही कहानी, ठीक है। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 35 है, देन एक्स वाई बराबर 6 है, तो x बड़ा है y से, देन x माइनस वाई। तो भाई इसका वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। मुझे एक बात बताओ, मुझे तुम लोग एक बात बता दो, एक्स वाई 6 कैसे कैसे आ सकता है, 3 गुणा 2 करके, x बड़ा है तो मैंने बड़ा मान लिया भाई, 3 2 6, क्या ये यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है, ये चेक करो। तो 3 का क्यूब प्लस ये y है तो 2 का क्यूब, ये होता है 27 प्लस 8, कितना हो रहा है, 35 हो रहा है सर, यानी कि सेटिस्फाई कर गया बच्चा सेटिस्फाई कर गया बेटा, हाँ या ना, ठीक है। तो भैया x की वैल्यू 3 फिक्स रखो, y की 2 रखो, दोनों में सेटिस्फाई कर गई। तो x की वैल्यू 3, y की 2, कितना आएगा बच्चा, 1 आएगा, खत्म। ऐसे ही उड़ा देना सवाल को। यहां तक समझ में आ रही चीजें, 35 क्वेश्चन आपके डन। बताओ यहां तक चीजें समझ में आ रही है ना, बताओ, कमेंट करके बताओ बेटा एक बार फटाफट से, सभी बच्चे पार्टी बताइए, एक बार शेयर जरूर कर दो, इतना उड़ा दो भाई, सब लोगों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ऐसे ही रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ मिलेंगे। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे और भी क्लासेस का अपडेट मिल जाएगा। ये बहुत प्यारा सवाल है, इसके लिए आपको कुछ रिजल्ट पता होने चाहिए, नहीं पता तो बेटा लिख लो, रिजल्ट पता होने चाहिए। पहला एलजेब्रा का रिजल्ट ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है बेटा, एक बार ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो, है ना, इसके बिना ये सवाल नहीं होंगे। दूसरा ए क्यू प्लस का बी क्यू, ए क्यू प्लस का बी क्यू क्या होता है बेटा, तो ए प्लस बी, ए प्लस का बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है आपका ए क्यू प्लस का बी क्यू, ध्यान रखना अभी काम आएगा। तीसरा ए क्यू माइनस का बी क्यू, ए माइनस का बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर बेटा, है ना। ये माइनस वाले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ माइनस होता है। ये 3 फॉर्मूला भी आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिख भी लेना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इनको हम लोग। तो देखो ध्यान से बच्चा, तो x की पावर 6 माइनस 1 के 2 गुणनखंड तो दिए गए हैं, बाकी के गुणनखंड पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो ये पूरा एक्स स्क्वायर को ए मानो, ए क्यू माइनस का बी क्यू, ए क्यू माइनस का
बी क्यू, ये रिजल्ट आपको लगेगा? बोलो हाँ या ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? बोल दो भाई। या दूसरा तरीका से भी कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो बेटा। कैसे? ऐसे कर लो कि इसको लिख लो एक्स क्यू का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, है ना। इससे क्या होगा, तो ये एक्स क्यू मान लिया ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे क्या लिख दूंगा बेटा मैं, इसे लिख दूंगा बेटा मैं, एक बार ऐड करूंगा और एक बार 1 का स्क्वायर, तो 1 और एक बार माइनस करूंगा। बोलो हाँ या ना, इसका क्यूब चढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा है एक्स क्यूब माइनस का 1, इस पे हम लोग इसको चढ़ा देंगे, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला रिजल्ट लगा दिया मैंने, ठीक है। एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, ठीक है। अब इस पे मैं क्यूब है तो एक पे क्यूब चढ़ा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा सर। अब दोनों का रिजल्ट लगा दो, ए क्यू माइनस बी क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई, एक का क्यूब मतलब ए क्यू प्लस का बी क्यू, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यही होता है। दूसरा देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू यानी कि एक्स क्यू माइनस का 1, तो एक और घटेगा और सब प्लस रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी। अब बोल रहा है इसके दो गुणनखंड एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 तो दे रहा है, बाकी के दो कौन से होंगे, तो एक तो ये होगा और एक ये होगा, दोनों देख लो कहां पर है, तो ये तो गलत हो गया, गलत, दोनों जगह माइनस है, गलत हो गया, खत्म। ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, ये रहा, खत्म, सी आंसर हो गया, ठीक है। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही चीजें। नेक्स्ट, ये बहुत प्यारा, यही सवाल था बस, और कुछ भी नहीं था, ये सवाल था ठीक ठाक जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, बाकी और कोई सवाल ऐसा नहीं था जिसमें आपको कोई लगे गड़बड़, गड़बड़ का मामला लगे, ठीक है। तो बताओ मुझे एक बार, बढ़िया सवाल था ये वाला, थोड़ा छोटा कर लेते इसको, बढ़िया सवाल था भाई, चलो बताओ। इसको मैंने थोड़ा छोटा करके साइड में कर दिया, दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है भाई, ठीक है। चलो, ठीक है, अब ठीक है, हाँ देखो, अब ध्यान समझना बेटा क्या कहना चाह रहा है। बोला गया है एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर, एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर है बेटा, ठीक है। ये तो बन नहीं रहा सेट इसका, ठीक है। एक आयताकार खेत की लंबाई जो है 112 मीटर है, ठीक है सर, चौड़ाई इतनी है, ओके। देखो एक आयताकार खेत बनाया, अगर मैंने एक आयताकार खेत बनाया बेटा, समझना ध्यान से, आयताकार खेत बनाया मैंने, ये रहा, ठीक है, ध्यान समझना, यही सवाल खत्म हो जाएगा डायग्राम पे। इसमें इसकी जो लंबाई है बेटा 112 मीटर है, 112 है, और चौड़ाई है कितनी है, 62 मीटर, लंबाई चौड़ाई 62 मीटर है, ठीक है, ठीक है सर। तो 6 मीटर किनारे का एक घनाकार टैंक खेत के चारों कोनों पर खोदे जाते हैं। अब खेत के चारों कोनों पर मतलब इस कोने पर भी, घनाकार मतलब क्यूब के आकार के, जितनी ऊंचाई है उतनी लंबाई है, और ऐसे करके क्यूब के मतलब घनाकार मतलब क्यूबॉइड टाइप के, मतलब एक टैंकर होते हैं ना, टैंकर टाइप के, इस तरीके से टैंकर जिसमें ऊंचाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, लंबाई भी होगी। इधर भी खोदे जा रहे हैं, इधर भी खोदा गया, इधर भी खोदा गया, और इधर भी खोदा गया। जिसका बोला गया है, जिसका जो आपको दे रहा है लंबाई दे रहा है, क्या दे रहा है, 6 मीटर किनारे का, एक 6 मीटर, तो ये 6 है, 6 6, घनाकार का मतलब होता है घन मतलब चारों भुजाएं बराबर हों, तो ये भी 6 होगी, ये भी 6, ये भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6, सब 6 होंगी ये साइड, ठीक है। तो अब इसमें से जब मिट्टी निकलेगी उसे इस खेत में डाल दिया गया, इस खेत में जो मिट्टी निकली उसे यहाँ पे डाल दिया गया, यहाँ पे इसमें, इस खेत में उस मिट्टी को डाल दिया गया। तो भाई अब इनमें से इतनी बड़ी बड़ी गड्ढों में से मिट्टी निकलेगी, इस खेत में डालोगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी, तो वही पूछा है कि ऊंचाई कितनी बढ़ गई, ऊंचाई कितनी बढ़ गई, ये पूछा गया है। मिट्टी हटाई गई, उसे बचे खेत पर बिछा दी गई, है ना, तो खेत के स्तर में कितना बढ़त हुआ। तो भाई मुझे एक बात बताओ, खेत के स्तर में कितना बढ़त हुआ, तो जितनी मिट्टी
इन चारों गड्ढों से टोटल मिला के निकाली गई है उतनी ही तो डाली गई है। तो जितनी मिट्टी इन चारों गड्ढों में से निकाली गई है, जितनी मिट्टी ने जगह घेरी होगी उतनी ही ऊंचाई बढ़ी होगी। इसका मतलब अगर मैं ये निकाल लूं कि कितनी मिट्टी निकाली गई है उतनी ही ऊंचाई ने जगह घेरी होगी, ठीक है। अब उस मिट्टी में से थोड़ी बहुत जगह चौड़ाई में गई होगी, लंबाई में गई होगी, है ना। तो कितनी ऊंचाई में गई है ये निकालना है। तो बेटा क्या देखो कितनी मिट्टी निकली है, मिट्टी कितनी निकली है, तो ये सब 6 6 है ना। क्यूबॉइड घनाकार मतलब एक 3D डायमेंशन होता है। तो क्यूब का वॉल्यूम जो होता है, जिस तीन आरों का वॉल्यूम कितना होगा, ए का क्यूब, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, ध्यान से समझ लो, बहुत प्यारा सवाल है बेटा। भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, इसमें से अब एक गड्ढे का आ गया कि इतनी मिट्टी निकलेगी, 4 गड्ढे हैं, 1 2 3 4, तो इतनी टोटल मिला के मिट्टी निकली होगी, इतनी मिट्टी निकली होगी टोटल मिला के। बहुत आराम से समझा रहा हूं, समझ लो, इतनी मिट्टी निकली होगी। अब इतनी मिट्टी इतने पूरे एरिया, जो पिंक कलर का एरिया, उसमें बिछा दी गई। तो पिंक कलर का एरिया मतलब पूरा एरिया, देखो पहले पूरे इसका एरिया कितना आएगा, पूरे खेत का एरिया आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें से तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, इसमें से तुम्हें माइनस करना पड़ेगा इन गड्ढों का एरिया। इन गड्ढों का एरिया माइनस करोगे कि नहीं करोगे मुझे बता दो बस एक बार। तब अरे इस पूरे खेत में इन गड्ढों का एरिया माइनस करोगे, हाँ या ना, तब, क्योंकि ये तो इस जगह घेर चुके ना, ये अपनी, ये तो जगह घेर चुके, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, गड्ढे का एरिया होगा 36, 6 का स्क्वायर या 6 गुणा 6। और ऐसे कितने गड्ढे हैं, 1 2 3 4 गड्ढे हैं। तो 4 गड्ढे हैं, 4 गड्ढे इतनी जगह घेरी होगी। तो पूरे खेत के एरिया में से पहले छोटे छोटे गड्ढे का एरिया हमने माइनस कर दिया, है ना, माइनस कर दिया। इतना एरिया बचा है, इसका एरिया तो निकल आया इतना, लेकिन हाइट पूछी गई है तो हाइट और होगी, क्योंकि ये यूनिट है वॉल्यूम क्यूब की, यहां से एरिया क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया में गुणा कर दो हाइट का, यही तो होता है। किसी भी चीज का वॉल्यूम निकाल लो, कोई भी डायमेंशन का 3D का निकाल लो, एरिया में गुणा कर दो हाइट का। तो ये एरिया निकला है, इसमें हाइट का गुणा कर दो। इसे सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा ना, वही आपका आंसर होगा। यही एक सवाल था जो प्यारा था। 216, 216 ही आएगा, 6 का क्यूब 216, 4 का गुणा करोगे 432, 864 आएगा। कितना आएगा बबुआ, 864 आएगा, है ना। 216 का 4 गुना करोगे, 24 का 4 कैरी हुई 2, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 8, 864 आएगा। 112 में 2 का गुणा करोगे तो 112 दूनी 224 का 4 कैरी हो गई 22, 112 छिक्के 100 छिक्के 612 छिक्के 72, 672 जोड़ोगे कितना आएगा, 4 9 6, तो 694, 4944 माइनस ये आएगा 6 छक्के 36, 36 दूनी 72 दूनी 144 हाइट। अब इसे सॉल्व करना है बाबू, देखो कैसे करोगे। ये तो 864 है तुम्हारा, ठीक है, 216 864, 800 1100 600 बराबर, इसे घटाओगे कितना आएगा बेटा, इसे घटाओगे तो आएगा तुम्हारा, कहीं गलत कर दिया क्या, इसे घटाओगे तो आएगा 6800 इंटू एच। कहीं लिखने में गलती कर दी क्या, देखो एक बार, क्या निकालना, खेत का स्तर बढ़ा हुआ, कहीं पॉइंट में गलती हुई, लिखने में कहीं गलती हुई, देखो एक बार। नहीं है, अरे हाँ सेंटीमीटर में पूछा है भाई, गलती कहीं नहीं है। मैं ये देख रहा कि इससे नीचे जाएगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए मीटर में, क्योंकि सारी चीजें मीटर में है, ये ऑप्शन है सेंटीमीटर में, तो मैं डर गया, मैंने पता नहीं कहाँ गलती होगी, 100 का गुणा किया गया होगा। ठीक है कोई बात नहीं, कर देंगे। एच का मान आ गया 864 बटे 6800, क्योंकि ये आंसर आएगा मीटर में और ऑप्शन दिए गए हैं बाबू सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में तो किसका गुणा करोगे, 100 का गुणा करोगे, तो आप कहोगे 100 से 100 खत्म हो गया, 68 से काट दो, 68 से काट दो बेटा, कितनी बार कटेगा, 6 दाए 600, 600 और 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 8 दाए 80, तो 680 हो जाएगा 10 का गुणा, और 12 का 6 दूनी 12, 170, लगभग 12 पॉइंट कुछ आएगा बेटा, 12 पॉइंट, 12 पॉइंट कुछ आएगा। तो 12 पॉइंट एक ही ऑप्शन में दे रहा है बेटा,
आंसर हो जाएगा ये। अप्रोक्सीमेटली निकाल लो, पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी, कुछ आएगा जो भी अप्रोक्सीमेट में आंसर दे रहा है। बढ़िया सवाल था बेटा ये बहुत, ठीक है। तो इसको समझ में आ गया तो समझ लो उद्धार हो गया तुम्हारा। 12.7, उम्मीद करता हूँ समझ में आ भी गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल समझ में आ गया ना, कि दिक्कत तो नहीं इसमें। नेक्स्ट, नहीं आया हो तो कमेंट में बता देना, अगली क्लास में दोबारा बता दूंगा। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसके 4 मिमी व्यास का कितना लंबा तार खींचा जाए। भाई तीनों लास्ट के सवाल बढ़िया है। तो मुझे बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई है, 3D डायमेंशन को किसी एक चीज से दूसरी 3D बनाई जाती है तो वॉल्यूम दोनों का बराबर रहता है। कल की हर एक प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न 3D डायमेंशन का आता है। ऐसा कल कौन से शंकु बनाया गया था, आज सॉरी शंकु से स्फीयर बनाया गया था, आज किससे बनाया जा रहा है, स्फीयर से सिलेंडर बनाया जा रहा है। तो सारे फॉर्मूले याद कर लेना बेटा, ठीक है। तो एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई और आर क्यूब कितना है 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3, यही तो है गोले का। ये वॉल्यूम बराबर होगा जो तार है, इससे तार बनाया जा रहा है 4 मिमी व्यास का। तो अगर उसका व्यास 4 मिमी है तो रेडियस 2 मिमी होगी, और मिमी को मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 का भाग दोगे, सेंटीमीटर में आ जाएगी, हाँ या ना, आर। और जब बेटा जो तार है ना, तार भी तो बेलनाकार होता है, तार ऐसे ही तो होता है, पतला सा तार होता है, ऐसे ही तो तार होता है बेटा। ये तार भी सिलेंड्रिकल होता है, यानी कि बेलनाकार होता है। तार कोई भी लंबा खींचेगा वो बेलनाकार होता है, और बेलनाकार होगा तो इसका एरिया क्या होगा, पाई, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 2/10, 2/10 सेंटीमीटर में चेंज कर दिया आर स्क्वायर। और पूछा क्या गया है, कितना लंबा खींचा जा सकता है, यानी हाइट पूछी गई है, हाइट पूछी गई है। सॉल्व कर ले बेटा, आंसर आ जाएगा। पाई से पाई खत्म है ना, 1 3 से 1 3 खत्म, 2 दूनी 4 से ये 4 खत्म, ठीक है, 4 से 4 खत्म, तो 3 3 का 9, और 900 हो जाएगा, हाइट आ जाएगी 900 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। लेकिन पूछा है, अब ऑप्शन है मीटर में, तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दोगे तो हाइट आ जाएगी 9 मीटर, 100 का भाग दोगे तो 9 मीटर आ जाएगी, 9 मीटर। बहुत कुछ करवाया इन 2 3 सवालों में तुमसे, ठीक है। बहुत कुछ करा दिया, पूरे पेपर में इतना नहीं कराया, इन दोनों सवालों में करा दिया। बताओ, लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है आज की क्लास का, बताइए, बताओ भाई एक बार फटाफट से, उम्दा प्रश्न है। क्या बोला, क्या है, 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए उनके प्राप्तांक दिए गए हैं। तो पूरे के पूरे 17 अभ्यर्थियों की माध्यिका बताइए। तो देखो, माध्यिका निकालने के लिए एक तरीका ये होता है कि इनको या तो आरोही क्रम में लगाओ या अवरोही में, ठीक है। तो आरोही मतलब छोटे से बड़ा, असेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब अवरोही, किसी एक क्रम में लगा दो। तो मैं अगर इन्हें क्रम से लगाऊं, सबसे छोटा क्या है यहाँ पर, 4, सबसे छोटा क्या है बेटा, 4, 4 हो गया, 4 के बाद 5 एक ही बार है, 5 के बाद एक बार 6 है, 2 बार 6 है, सॉरी 2 बार 7 है, 2 बार 8 है ना, 1 बार 9 है, 1 बार 10 है, और बाकी के 17, टोटल कितने हैं, टोटल 17 अभ्यर्थी हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। बाकी के कितने और होंगे, इसके आगे जाओगे तो 7 अभ्यर्थी और होंगे, 7 और होंगे, ठीक है। टोटल 17 होंगे, टोटल कितने होंगे, 17। तो माध्यिका निकाली जाती है बीच की, तो माध्यिका 17 है, ऑड नंबर है, तो माध्यिका क्या होती है, मीडियन होता है n + 1/2। n कितना, 17 + 1/2, यानी कि 17 18/2, यानी 9वां पद, 9th पद। 9th पद देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पद बेटा 9 ही है, आंसर आ जाएगा 9, आंसर आ गया 9, खत्म, खेल खत्म, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये 39 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। 39 क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न, हर एक प्रश्न को मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की, फास्ट ट्रैक तरीके से सभी प्रश्न कराए, पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन करेंगे आप लोग, तो चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो 2023 का, 22 का, 21 का और 20 का वीडियो आपको मिल जाएगा, इसी चैनल पर जाके देख लेना। कल अगली क्लास में आपको मिलेगा 2019 का वीडियो, फिर 2018 का, ऐसे ही रेगुलर आपको मिलता रहेगा, जिससे आपके एग्जाम में हेल्प होगी
और इनको रेगुलर लगाते रहिए, जिससे आपको दिक्कत आएगी नहीं। सी सेट में सेकंड पेपर आपका आराम से हो जाएगा, जीएस सेकंड पेपर, राइट। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी क्लास। कोई भी कमी लगी हो, कैसा भी कोई दिक्कत लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको और भी क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो अभी जाके जुड़ जाएं, जिससे पीडीएफ मिलेगा और भी जो भी अपडेट है मिलता रहेगा। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।